आप हैं रामचंद्र मौर्य, वैशाली नियर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। मैं हूं आईपीएस यादव। मौर्य जी, मैं आपसे उस घटना के बारे में जानकारी लेने आया हूं जो आपके साथ घटी है दहेज को लेकर के। कृपया उस बारे में हमको बताएं, क्या मामला था, किस तरह से घटी है जो आपके साथ काफ़ी बड़ा धोखा हुआ। आईपीएस यादव जी, जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसा उम्मीद नहीं की जा सकती है जैसा हमारे साथ हुआ है। और ये रिश्ता फाइनल किया गया था जल्दबाजी में। अच्छा। लेकिन जल्दबाजी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसके बेटे से हमारा रिश्ता फाइनल किया गया था, बेटी क्या भतीजी है, बड़े भाई की बेटी है। अच्छा। वो उसकी माँ को मैं ट्यूशन पढ़ाता था। अच्छा। जब मैं ग्रेजुएशन करता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहा था, उस पीरियड में आर्थिक अभाव के चलते मैं ट्यूशन करता था। और उसी क्रम में उस लड़की को भी मैं ट्यूशन पढ़ाता था। और वहाँ उसके भाई बंश गोपाल मौर्य नायब तहसीलदार थे उस टाइम। और मैंने उसको हाई स्कूल में पढ़ाया और इंटर में भी पढ़ाया 1 साल तक। उसके बाद उसकी शादी हो गई, बच्चे हुए, फिर हमारी भी अलग दुनिया बस गई। मैं बिहार चला गया, वहाँ पर पत्रकारिता शुरू किया। और फिर वहाँ से फिर दिल्ली आया, संघर्ष करता रहा। और इस बीच उसका लड़का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री लेकर के और एक अच्छी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया नोएडा में। और वो हमसे मिलने जुलने लगा लगभग 3 साल पहले से। इधर हमारी बेटी भी एमसीए कर चुकी थी। और दोनों मिले आपस में, एक दूसरे को देखे, समझे, परखे। और फिर हमसे बोले कि चाचा जी, हम शादी करना चाहते हैं। मैंने ओके कर दिया। मैंने कहा अपनी मदर से बात कराओ, शिष्या हमारी जो है शकुंतला मौर्य से, हम जो है रिश्ते को मान लेंगे, बातचीत कर लेंगे। वही हुआ भी, रिश्ता माना गया। और रिश्ता जब फाइनल किया जा रहा था, उस टाइम मैंने, हमारे मामा जी ने बल्कि लड़के के फादर से खुल करके बातचीत किया। और कहा कि अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप बताइए। ओके। उस टाइम उन्होंने कहा कि नहीं, कोई डिमांड नहीं है। और उनकी तरफ से जो अगुआ थे, उन्होंने ये बात भी कही कि ये जो हम आपका रिश्ता मान रहे हैं, एक तरह से ये गुरुदक्षिणा है। अच्छा। आपने इनको पढ़ाया है और इनके बेटे से आपकी शादी हो रही है, आपकी बेटी है, इनका बेटा है, तो ये आपको गुरुदक्षिणा है, आपको दहेज कुछ नहीं देना है। ओके, ठीक है। हमने कहा देखिए, जो पढ़ाने का टाइम बीत चुका है, 30 साल पहले की बात है। अब नया रिश्ता जुड़ रहा है, नई उम्मीदें हैं, नई संभावनाएं हैं, नई चीजें, नया जमाना है ना। उसके हिसाब से जो है, अगर कोई डिमांड इनका कुछ है तो ये पहले बता दें। उस टाइम में लड़के के फादर ने, ओम प्रकाश जी ने कहा कि नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। शादी हो गई। शादी में जितना हो सकता था उतना दिया गया। लगभग 10 लाख रुपए हमने खर्च किया। ओके। सारे भाइयों ने मिलकर के शादी की। और लगभग 3.5 लाख रुपए तो मैंने अकेले ही दिया उसमें। ओके। और मैं उसको भतीजी नहीं बल्कि बेटी मानता था। हमारी बेटी रूपम है, रूपम से ज्यादा प्यार मैं अपनी भतीजी को करता था। ओके। तो उसको डाइवोर्स हमारा हो गया था। उसके बाद वो हमारे साथ ही रही। उसने बीसीए किया, एमसीए किया। अच्छा। यहाँ रह करके पढ़ाई किया, नौकरी भी की। नौकरी में भी उसको मैं डेली छोड़ने जाता था, डेली लेने जाता था, है ना। लेकिन जब शादी हुई, शादी के बाद उन लोगों की दहेज की डिमांड शुरू हो गई। और एक दिन, शादी कब हुई और कितने साल बाद? शादी हुई 6 अप्रैल 2014 को। और 26 अप्रैल 2014 को। और डिमांड हुई इनकी 13 जुलाई 2014 को। 13 जुलाई को ओम प्रकाश, यानी 6 महीने के अंदर ही नाटक चालू। हाँ। तो ओम प्रकाश जी और उनकी पत्नी आई हुई थी, हमारी शिष्या, और हमारे शिष्या के हस्बैंड दोनों आए हुए थे, हमारे घर पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, हमारी शिष्या ने ही बोला हमसे कि हम आपकी बेटी को अपने घर से निकाल देंगे। हमने कहा क्यों? तो क्यों के जवाब में मतलब वो लोग शांत हो गए और फिर बात को खत्म कर दिया। और हमने भी बात को हंसी में टाल दिया। और लेकिन उनके अंदर सीरियस बात थी। ये वो चाहते थे कि दहेज हमें मिलना है, लेना है। तो इनकी एक कार की ख्वाहिश थी, कार के सारे पैसे हमसे लेना चाहते थे, है ना।
और लेकिन हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी कि जो कुछ था हमने शादी में ही खर्च कर दिया, आगे हमें देने की कोई सम्मान। इस बीच हमारी शिष्या ने हमें फोन करके बोला कि आजकल कभी ऐसी कोई शादी होती है कि जिसमें लेन देन नहीं होता हो। और लड़का था, लड़के ने भी इनडायरेक्ट रूप से डिमांड करना शुरू किया और अपनी माँ का समर्थन करता रहा। एक लैपटॉप मैंने दिया था उसको, भतीजी को यूज करने के लिए अपने। उसने बोला था कि हम ले जा रहे हैं और वो इलाहाबाद में है, जब तक इलाहाबाद में रहेगी तब तक लैपटॉप उसके पास रहेगा। अपना MCA की है, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, तो वो उसके दिमाग से उड़ जाएगा, इसलिए जो है वो लैपटॉप दे दीजिए। हमने दे दिया था, मांग करके ले गया था यहाँ। फिर उसको वापस करने का नाम ही नहीं लिया और हमें लैपटॉप की जरूरत थी, लाइट जाने पर लैपटॉप पे काम होता था हमारा। मैंने लैपटॉप का डिमांड किया। अब वो लड़का पता नहीं लैपटॉप के डिमांड करने की वजह से या क्या वजह से इतनी भद्दी भद्दी गालियां दिया कि जो एक सड़क छाप रिक्शा वाला भी नहीं दे सकता है गालियां, वो गालियां दिया। उसने हमारे प्राइवेट पार्ट में डंडा डालने की बात की। अच्छा। हाँ, और हमारी माँ को रंडी बोला। तो ये सब वो लैपटॉप की बात नहीं थी, बल्कि दहेज उसकी माँ ने डिमांड किया और मैंने दिया नहीं, इसलिए ऐसा उसने बोला। तो आपने पुलिस में केस कुछ किया इस बारे में? नहीं, पुलिस में नहीं, क्योंकि लड़की को जो है इन लोगों ने अपने फेवर में कर लिया फिर बाद में। अच्छा। जब इन्हें लगा कि दहेज नहीं मिल पाएगा, जितना हम चाहते हैं नहीं मिल पाएगा, इन्होंने लड़की को अपने फेवर में कर लिया। अब बगैर लड़की के कंप्लेंट के पुलिस में कुछ नहीं हो सकता है। तो अब लड़की फेवर, लड़की खुश है और सही ठीक है, तो हमें भी खुशी है। भले इन्होंने डिमांड किया कुछ भी हो, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि उस लड़के ने और हमारी शिष्या का बेटा होते हुए इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी, ऐसा मैं सोच नहीं सकता था। और ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हादसा है, ट्रेजेडी है। तो आप उसको पहचान नहीं पाए? आपने उसको पढ़ाया इतने साल से, आप जानते हैं, आपने उसका क्या कल्चर? असल में उन लोगों का कल्चर हमारे कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट था। हम लोग अल्कोहल को जानते भी नहीं थे बचपन में, और बड़े होने पर भी इसका रसास्वादन तक भी नहीं जानते थे। लेकिन वो लोग अल्कोहल से ही पैदा हुए, अल्कोहल में ही जी रहे हैं, अल्कोहल में ही मरेंगे। ओके। नंबर 1 के शराबी हैं हमारे शिष्या के हस्बैंड। नहीं तो लेकिन ये आरोप आपका सभी अल्कोहल पीने वालों पर है क्या कि अल्कोहल पीने वाले सब? हम चाहते हैं कि जो सारे अल्कोहल पीने वाले हैं सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अल्कोहल में जियोगे तो अल्कोहल जैसी संस्कृति आपकी हो जाएगी, और अल्कोहल जैसी बहुत दुर्घटनाएं होती रहती है, उसमें कभी आप भी जा सकते हो। जी, तो अभी लड़की को कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर आपको भी कोई शिकायत नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है कि उसने हमें भद्दी भद्दी गालियां दिया, और हमने उससे कहा कि बेटा गुस्से में कुछ बोल गए होंगे, चलो कोई बात नहीं, माफ कर देंगे, लेकिन एक बार आओ और सारी बोलो हमारे सामने। वो लड़का सारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, और हमारे घर वालों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया इस बात को लेकर। इस बात को लेकर के। तो आपकी बहन ने मैं उसको माफ नहीं, आपकी बहन ने उनका क्यों पक्ष लिया कि दहेज तो देना ही पड़ता है? बहन भाई और घर वाले भाभी जितने भी लोग हैं, सब लोग ये चाहते थे कि मैं ही उससे उल्टा जाके माफी मांगू। अच्छा। है ना। हमारे भाई ने कहा आकर के यहाँ पर कि एक बार भैया चलिए और ओम प्रकाश जी को क्षमा प्रार्थी बोल दीजिए। हमने कहा क्षमा प्रार्थी किस लिए बोले हैं? हमने क्या गलती तो उन्होंने किया है, क्षमा अपने मतलब बाप को, मैं उसके बाप के हैसियत का हूँ, उसके माँ का मैं गुरु हूँ, है ना, ओम प्रकाश जी का समधी हूँ, है ना, उसको आकर के हमारे सामने माफी मांगनी चाहिए, हमारा पैर छूना चाहिए, हम उससे माफी मांगने के बजाय। ठीक है, चलिए। और हमारा जिद इसी पर है कि जब वो माफी मांगने आएगा तो उसको हम माफ करेंगे, उसके पहले हम कभी माफ नहीं कर सकते। यानी कल को कुछ घटना होती है तो उसके लिए आप वार्निंग दे रहे हैं एक तरह से इस बात को? नहीं, देखिए, हमें हो सकता है कल को लड़की पर फिर वो लोग अत्याचार करें, लड़की पर दोबारा अत्याचार करेंगे तो उसका सबूत इकट्ठा किया जाएगा, और फिर जो कानूनन कार्रवाई होती है वो किया जाएगा। अगर लड़की सपोर्ट करती है इस चीज के लिए कि वो शिकायत करती है हमसे कि चाचा हमारे साथ जो आप मतलब कुछ समय के लिए ठंडा हो गया था, इन्होंने दहेज की डिमांड ठंडे बस्ते में डाल दिया था, अब फिर से ये शुरू हो गए हैं, तो हम उनको माफ नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, इंतजार कीजिए, वक्त सब चीजों को इलाज कर देता है, हो सकता है आपका। अब उन्होंने फेवर में कर लिया है तो ये खुशी की बात है हमारे लिए भी, और उनके लिए है या नहीं हम नहीं जानते, नौटंकी कर रहे हैं क्या। चलिए ठीक है, इस पूरे प्रकरण का अभी निचोड़ बता दीजिए। दूसरी चीज, हाँ, निचोड़ ये है कि इस प्रकरण का हमारे लाइफ पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, और हमारे घर वालों ने हमसे नाता तोड़ लिया है,
और उन लोगों से नाता टूट ही चुका है। और लेकिन हम जो है इस पे झुकने के पक्ष में नहीं है कि हम इन चीजों पर झुकेंगे और उनसे जाकर के माफी मांगे। जिन लोगों दहेज खोर हैं, शराबी हैं, तो उनसे हम जाके माफी मांगेंगे। और आपकी गलती क्या है? हमारी गलती क्या है इसमें? गलती यही है कि मैंने उसको पढ़ाया, उसकी माँ को। गलती यही कि मैंने शादी किया, लाखों रुपए खर्च किया। तो ये बातें हैं एक जीवन का। चलिए, धन्यवाद, आपने इतनी इस अपनी आप बीती घटना को हमसे शेयर किया। हमें उम्मीद है आपका दुख जरूर हल्का हो जाएगा। IPS जी, आपने इंटरव्यू लिया, कुछ दर्द दिल का निकल करके बाहर आया है ना। और अगर इससे लोगों को सबक मिलता है, सबक मिलेगा। तो अगर ये लोग ना मुगालता पाल के चले कि ये अपने हैं तो ये पराये नहीं बन सकते हैं। हमारा मामला जो है यही सिद्ध करता है कि अपने पराये भी हो सकते हैं और पराये भी अपने हो सकते हैं। हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।